हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जो कि अभी ये लास्ट वाला है, जो अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, जो अप्रैल 2024 से मई 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसमें इसके अभी तक के पार्ट फर्स्ट यानी कि आपकी राज्य व्यवस्था एवं शासन को कवर कर लिया गया है, और दूसरा टॉपिक जो था आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसको कवर कर लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि आज का इसका तीसरा मेजर टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको बता दें कि जो अभी आपका पास्ट फर्स्ट कंप्लीट किया गया है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के युद्ध अभ्यास रह गए थे, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि सुर्खियों में रहे युद्ध अभ्यास आते हैं, जैसे टाइगर ट्राइम 24, जो एक तरीके से हार्बर्ज फेज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है, और यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच आयोजित किया गया द्विपक्षीय त्रिसेना महामारीय सहायता आपदा राहत समुद्री एवं स्थल वाला अभ्यास है। और इसके अंतर्गत आ जाता है गगन शक्ति अभ्यास, जो एक तरीके से भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायर एंड रेंज में किया जा रहा है। और इस अभ्यास में वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों और आधुनिक हेलीकॉप्टर द्वारा मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभ्यास पूर्वी लहर के बारे में, जो कि पूरी नौसेना कमान के ऑपरेशन कंट्रोल के तहत भारतीय नौसेना के पूर्वी तट के अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया गया है। तो ये प्रमुख आपके युद्ध अभ्यास है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रह गई थी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। अब आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में, कि चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण की धीमी समृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही। चलिए तो जानते हैं निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में, जो कि भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक देश में निवेश जीडीपी के 10% के आसपास रहा है। और यह निवेश 1980 के दशक में जीडीपी के लगभग 10% से बढ़कर 2007-8 में लगभग 27% हो गया, और 2011-12 के बाद से निजी निवेश में गिरावट के बाद से यह शुरू हो गया, और 2020-21 में जीडीपी में 19.6% तक निचले स्तर पर पहुंच गया। कुल निवेश मामले में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएफसीएफ 2014-15 से मई के 37.78 करोड़ रुपए एक से बढ़कर 2022-23 में 54.35 करोड़ रुपए तक अनुमानित हो गया। अब आता है कि पूंजी निर्माण और सकल स्थायी पूंजी आखिर होती क्या है। यह एक तरीके से पूंजी निर्माण संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। सकल पूंजी निर्माण भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण खरीद, सड़कों के निर्माण आदि होता है। कच्चे माल और अर्ध तैयार या तैयार स्टॉक के परिवर्तन के अंतर्गत देखा जाए तो यह उत्पाद या बिक्री के उतार चढ़ाव, अस्थायी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा दिए गए या रखे गए उत्पाद के स्टॉक होते हैं। कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी में, जैसे सोना, रत्न, आभूषण, कीमती पत्थर आते हैं। विशुद्ध पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं कि यह जीसीएफ से इस मायने से अलग है क्योंकि एनसीएफ का मापन करते समय मूल्यह्रास, उपयोगी परिसंपत्ति और स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता है। अब आता है जीएफसीएफ में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। शामिल के अंतर्गत आती है जैसे अवसंरचना, हवाई अड्डे, सड़क आदि आता है। बार बार किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि, डेयरी, मवेशी, भीड़ आती है। और नहीं शामिल के अंतर्गत आती है जैसे कि मध्यवर्ती उपभोग के लिए निर्धारित लेन देन, घरेलू अंतिम उपभोग के लिए मशीनरी, उपकरण इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जीएफसीएफ की महत्वपूर्ण आर्थिक चर या वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत पहला देखा जाए तो यह समृद्धि का गुणक है कि जीएफसीएफ और जीडीपी धनात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। जीएफसीएफ में वृद्धि जीडीपी में भी वृद्धि होती है। उत्पादकता और जीवन स्तर को बढ़ावा देती है, जो कि जीएफसीएफ श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन करने में मदद करता है और उत्पादन को बढ़ावा देने और जीवन स्तर में सुधार करता है। यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बाजार के विश्वास का संकेत है और समग्र उत्पादन को दर्शाता है। तो इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है भारत में शहरी निर्धनता के बारे में कि अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया क्या होती है, कि हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर, उच्च मजदूरी के सह अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों के लिए निहितार्थ को समझने के लिए जांच का आह्वान किया गया।
अब आता है कि इसके अंतर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, जो कि इसके अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी उत्पत्ति 1919 में वर्साई की संधि के तहत गठित किया गया था। और ILO में इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब एक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। और 1946 में ILO को संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई और यह एक त्रिपक्षीय संरचना है जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों का एक मंच पर लाते हैं और इसमें भारत सहित 187 सदस्य होते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो IER 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानवीय विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है और यह 2015-16 से 2022-23 में वास्तविक आर्थिक समृद्धि 5.4% की औसत हो गई है। और रिपोर्ट में इस तथ्य पर मद्देनजर श्रमिक वर्ग पर लाभ के ट्रिकल डाउन प्रभाव के संबंध में सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है कि शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक होती है। साथ ही यदि युवा आबादी की बात करें तो यह 20 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की तुलना में 15 से 19 आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी अधिक रही है। अब आता है लैंगिक अंतराल जारी रखने में कि 2022 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवकों की श्रम बल भागीदारी दर युवतियों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। और शहरी गरीबी में कमी देखी जाए तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी व्यक्तियों के अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 2012 में 13.7% से घटकर 2022 में 12.55% हो गया है। अब आता है धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ प्रांतों में लगाई गई विरासत कर की तरह ही भारत में विरासत कर प्रणाली को लागू किया है। विरासत कर आखिर क्या होती है? यह किसी व्यक्ति की मृत्यु के होने पर उसके उत्तराधिकारियों और विरासत में किए गए जायदाद या संपत्ति पर विरासत कर लगाते हैं। यह एस्टेट टैक्स से अलग होते हैं और यह टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। और यह कई देशों में अपनाया गया है, जैसे जापान में विरासत कर की दर 55% और दक्षिण कोरिया में 50% होती है। भारत में विरासत कर के इतिहास को देखा जाए तो वर्तमान में ऐसा कोई भी विरासत कर नहीं लागू है। 1953 में एस्टेट ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन इस कर में 85% तक यह पहुंच गई थी, जिसके कारण यह कर अत्यंत गोपनीय अलोकप्रिय हो गया और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। एस्टेट ड्यूटी के समान ही भारत में उपहार कर और संपत्ति कर भी लगाए जाते हैं और उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया और पुनः 2004 में फिर से उपहार कर को लगाया गया। अब आता है जीवन निर्वाह मजदूरी एवं न्यूनतम मजदूरी के बारे में कि केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में तकनीकी सहायता मांगी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है और यह मजदूरी 2017 में स्थिर बनी हुई है। संसद द्वारा पारित वेतन संहिता 2019 में सार्वभौमिक वेतन स्तर का प्रावधान किया गया और इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद वेतन स्तर में सभी स्तर राज्यों पर लागू होगी। न्यूनतम वेतन की मौजूदा वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के केवल दिशा निर्देशों का उपबंध और यह कानूनी नहीं बनाती है कि इसमें न्यूनतम मजदूरी कितनी हो। और यह कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम विनिमय या उत्पादन अधिनियम 1970 में दोनों में दिए गए हों, जिसमें श्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और सभी राज्यों में राष्ट्रीय आधार मजदूरी लागू नहीं होने की वजह से राज्यों की मजदूरी में असमानताएं देखने को मिलती है। अब आता है जीवन निर्वाह और न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर को देखा जाए तो जीवन निर्वाह मजदूरी में की परिभाषा जो है वह श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन देने हेतु आवश्यक मजदूरी दर होना और इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत आता है कि यह प्रति घंटे कार्य के बदले निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी है, जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता और इसमें श्रमिकों एवं नियोक्ता के शोषण से बचाना होता है। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख अंतर होता है। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट परिसंपत्ति मुद्रीकरण या एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में। एसेट्स मोनेटाइजेशन हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में बात की जाए तो इससे पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा को केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए की गई और इसकी परिभाषा परिसंपत्ति मुद्रीकरण में अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उनकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत करने की प्रक्रिया है। यह किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है, जैसे सड़क, हवाई अड्डे, पाइपलाइन आदि आती है। और इसका प्राधिकरण परियोजना को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों को कोर समूह गठित किया गया। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की प्रक्रिया में एक निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्र की इकाई को प्रदान की गई सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को लाइसेंस या पट्टा इसके अंतर्गत शामिल होता है। भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आखिर आवश्यकता क्या है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की वित्त पोषण हेतु है। यह राजकोषीय दबाव में कमी करने हेतु, नई संरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करने हेतु, निजी क्षेत्र की दक्षताओं से लाभ उठाने हेतु और देश में आर्थिक विकास को सुगम बनाने हेतु आता है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की गई पहले आती है, जैसे पहली राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इसके अंतर्गत आता है कि सरकार ने अपनी ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रों की पहचान की और ये 5 शीर्ष क्षेत्र है जो कि कुल पाइपलाइन का 83% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सड़कें, रेलवे, विद्युत, गैस पाइपलाइन और दूरसंचार आते हैं। और इनकी क्षमता 2022 में से 2025 तक के 4 वर्षों में केंद्र सरकार की कोर संपत्तियों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण की क्षमता होता है। भारतीय रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर संपत्तियों के चालू होने के बाद से उनके संचालन एवं रखरखाव के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और यह हवाई अड्डों के मुद्रीकरण, संचालन और प्रबंधन रियासत के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जो कि एक विशेष परियोजना वाहन है, ऐसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिशेष भूमि की मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आता है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश 2024 जारी किए, जिसके तहत ये दिशा निर्देश सरफेसी यानी कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रदत्त सरकीयों के तहत जारी किए जाते हैं। और यह सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत RBI के पास पंजीकृत प्रत्येक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों पर लागू होते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि ये दिशा निर्देश भारत में ARC के कामकाजों को सुव्यवस्थित और विनियमित करेगा और उनकी वित्तीय प्रणाली को पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायित्व सुनिश्चित करेगा। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बारे में, जो कि ARC के वित्तीय संस्थान होते हैं जो बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती है ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखा जा सके। यह दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक होता है और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को भुनाना आवश्यक होता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के महत्व को देखा जाए तो यह बैंकों पर से दबावग्रस्त परिसंपत्ति के निपटने का बोझ कम करती है, जिसमें ARC बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने बैलेंस शीट से दबावग्रस्त परिसंपत्ति को हटाकर ऋण देने की अपनी मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। परिसंपत्तियों की वसूली जो होती है वह ARC दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए ऋणदाताओं के संकट में फंसे ऋणों की वसूली करते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली समग्र रूप से मजबूत होती है और व्यवसाय को नया जीवन देने के संदर्भ में आता है कि यह उधार लेने वाले व्यवसाय के पुनः संचालन में मदद करती है। इसकी उत्पत्ति जो है वह सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार हुई, जिसमें RBI द्वारा यह पंजीकृत और विनियमित है और भारत ने 2022 में अंततः ARC कार्य कर रही थी। अब आता है ARC आखिर कैसे काम करती है। ARC के अंतर्गत देखा जाए तो यह परिसंपत्ति अधिग्रहण के संदर्भ में आता है कि यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद करके उन्हें या तो अपने खातों में दर्ज करती है या फिर प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट के खातों में दर्ज कराती है। सिक्योरिटी या रिसिप्ट्स में, जो कि बैंकों या वित्तीय संस्थान दबावग्रस्त ऋणों को डिस्काउंट ARC को बेच देती है और यदि बैंकों को इनके पूरी तरह से नकद से भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके बदले में ARC द्वारा सिक्योरिटी रिसिप्ट्स द्वारा जारी किए जाते हैं और इसे एक निश्चित सीमा तक ऋण की वसूली हो जाने पर भुनाया जा सकता है। प्रबंधन शुल्क के मामले में कि ARC दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली संस्थानों में हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5% से 2% का प्रबंधन शुल्क वसूलती है। अब आता है कि ARC
को आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रावधान में केयर नॉट ऑन फंड के अंतर्गत है, जिसमें यह न्यूनतम 300 करोड़ आती है। पंजीकरण में देखा जाए तो इसमें आरबीआई से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। नेतृत्व अर्हता में यह 70 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। एआरसी में इंडियन बैंक एसोसिएशन को रिपोर्ट करता है। आंतरिक ऑडिट के अंतर्गत आता है कि यह प्रभावी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी जो कि परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय समय पर जांच करेगी। अब आता है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के बारे में कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड यानी कि 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह एक तरफा और द्विपक्षीय एपीए दोनों शामिल हैं। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के बारे में देखा जाए तो यह करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता होता है। यह मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास है और यह एपीए अधिकतम 5 आगामी वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आर्म लेंथ प्राइसिंग निर्धारित करने में मदद करता है। साथ ही यह करदाता के पास पिछले 4 वर्षों के लिए एपीए लागू करने का विकल्प होता है और इस प्रकार यह 9 वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है। शब्दावली को देखा जाए तो ट्रांसफर प्राइसिंग आखिर क्या होती है? साझा स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं की कीमत होती है, जो केवल वस्तुएं एवं सेवाओं की आदान प्रदान एक ही कंपनी के अलग अलग डिवीजन या सहायक कंपनियों के बीच होती है। मूल्य निर्धारण का आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए निर्धारित कीमत और दो अलग अलग पक्षकारों के बीच उनके चीज के लिए कीमत के समान होनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है और इसका कार्य सीबीडीटी में भारत के प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है और इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत आता है। एपीए के बारे में, एपीए जो है एक पक्षीय एपीए जो कि केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहां करदाता निवास करता है। द्विपक्षीय एपीए जिसमें करदाताओं और मेजबान देश कर प्रशासन और एक विदेशी कर प्रशासन में शामिल किया जाता है। बहुपक्षीय एपीए जो कि करदाता, मेजबान देश के कर प्रशासन और अधिक विदेशी कर प्रशासन इसमें शामिल होते हैं। अब आता है पारस्परिक समझौते पर प्रक्रिया के बारे में। पारस्परिक समझौते पर प्रक्रिया दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प है। यह न्यायिक और आर्थिक दोनों तरीकों से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करती है। मैप कर संधियों में निर्धारित एक तंत्र होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है और यह कर संधि एक द्विपक्षीय समझौता है जो दो देशों में अपने प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। एमएपी और एपीए के बीच अंतर को देखा जाए तो एमएपी ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान, जबकि एपीए ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों से उत्पन्न होने से रोकता है। इसके अंतर्गत आता है भारत में एपीए योजना। एपीए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 और 92 डी के शामिल किया गया। 2012 में एपीए योजना अधिसूचित की गई और इसके बाद सीबीडीटी में इस योजना को लागू करने के लिए एपीए नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत यह किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संदर्भ में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और योजना की प्रक्रिया एक स्वैच्छिक है जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान के बचाव के समझौते तंत्र का एक पूरक होती है। इसमें अधिकतम 5 वर्ष इसकी अवधि होती है और यह एक तरीके से एपीए व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को एपीए में शुरू होने से पहले की अवधि में लागू होने की अनुमति होती है। अब आता है दोहरा कराधान बचाव समझौता जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। यह भारत और मॉरिशस में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया गया है और यह इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टैक्स का प्रावधान कर रहा गया है, जो इसमें कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग रोके जा सकते हैं। इसमें संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे और यह साबित होता है कि किसी लेन देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना होता है
और यह DTA में संशोधन प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मिनिमम स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना होता है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? यह एक तरीके से कर चुनने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म होता है और इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए नियमों में कमी या असंगतता का फायदा उठाकर मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों में कम कर दर वाले देशों में रुपये स्थानांतरित करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्राउड फंडिंग के बारे में कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्राउड फंडिंग से संबंधित विनियमों के विवरण को मांगा है। क्राउड फंडिंग के प्रकार को देखा जाए तो इसमें आता है दो तरीके, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि क्राउड फंडिंग जो है वह सामाजिक उधार या डोनेशन क्राउड फंडिंग होता है, रिवार्ड आधारित क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग क्राउड फंडिंग और इक्विटी क्राउड फंडिंग होता है। ये जो आगे के दो होते हैं, सामाजिक उधार डोनेशन क्राउड फंडिंग और रिवार्ड आधारित क्राउड फंडिंग जो होता है एक सामुदायिक क्राउड फंडिंग है, और पीयर टू पीयर लेंडिंग और इक्विटी क्राउड फंडिंग जो है वह वित्तीय लाभ आधारित क्राउड फंडिंग होता है। तो इस तरीके से ये दोनों से इंटरकनेक्टेड होता है। क्राउड फंडिंग एक तरीके से वो प्रक्रिया होती है जो वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्क साइट के जरिए कई निवेशकों से लघु धनराशि जुटाने की एक पद्धति, और यह धनराशि विशेष परियोजना, व्यावसायिक उद्यम या सामाजिक उद्देश्य के लिए जुटाई जाती है। यह धन जुटाने की पारंपरिक पद्धति के अंतर्गत धनराशि केवल सीमित स्रोतों से ही जुटाई जाती है, और यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में भारत के क्राउडिंग फंडिंग को विनियमित करता है, और यह सेबी के दिशा निर्देश में केवल मान्यता प्राप्त निवेशक ही निवेश कर सकते हैं। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनियां जिसमें न्यूनतम नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए और उच्च नेटवर्थ वाला व्यक्ति न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होता है। अब आता है कि क्राउड फंडिंग के लाभ और जोखिम के बारे में। इसके लाभों को देखा जाए तो इसके जरिए नवीन विचारों को वित्त पोषण और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलता है। यह लघु एवं मध्यम उद्यमों के ऋण जुटाना आसान होता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान धन जुटाने को बेहतर साधन है, और इसके जरिए उन लोगों के लिए धन जुटाया जाता है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब आता है क्राउड फंडिंग के जोखिम, जो एक तरीके से खुदरा निवेशकों यानी कि खुदरा निवेशकों और स्टार्टअप में निवेश से जुड़े जोखिम की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा नुकसान हो गया तो उस सहन नहीं कर पाएंगे। फ्रॉड करने वाले द्वारा वास्तविक वेबसाइट का दुरुपयोग किया जा सकता है, और वेब आधारित प्लेटफॉर्म की निगरानी नहीं होने से आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिम इसमें पैदा होते हैं। अब आता है वित्तीय और बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के प्रमुख विकास क्रम के बारे में, जिसमें आता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कि CDR के बारे में, कि भारत में पिछले 20 वर्षों में खराब डिपॉजिट संकट से जूझ रहा है, और वर्तमान में बैंकों का ऋण जमा 80% है, और जो 2005 के बाद से सर्वोच्च स्तर पर है। ऋण जमा के अनुपात के बारे में, यह अनुपात इस बात का संकेत देता है कि किसी भी बैंक से अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशि में कितना ऋण वितरित किया गया है। उच्च ऋण जमा अनुपात जो कि इस बात का संकेत देता है कि बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में वितरित किया जाए, और इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। हालांकि उच्च जोखिम का भी ये संकेत होता है। पेमेंट एग्रीगेटर, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक में PU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी हुई है। पेमेंट एग्रीगेटर एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान स्वीकार करने की आसान प्रक्रिया आसान बनाती है, और यह कंपनी व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थानों के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है, और इसे कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया, और यह गैर बैंकिंग PA को भुगतान एवं भुगतान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI को प्राधिकृत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली या स्कोर्स 2.0 के बारे में, जिसका तात्पर्य सेबी शिकायत निवारण प्रणाली से होता है। भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड या स्कोर्स 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है, जो कि प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत विवरण निवारण प्रक्रिया को दक्ष बनाकर इस तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। इसकी मुख्य विशेषताओं में आता है कि यह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा तय कर दी गई, और अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख में 21 कैलेंडर दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा, और इस शिकायत निवारण में देरी की संभावना को खत्म करने के लिए संबंधित विनिमय संस्था को शिकायतों की ऑटो रूटिंग की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आता है अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के बारे में, जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा नापिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की CCD के सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है, और यह ऋण प्राप्ति के साधन है, और इन डिबेंचर को तय समय पर या किसी निर्धारित अवसर पर इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है, और ये हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ हैं जैसा इसलिए क्योंकि ये शुरू में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसी होती है और इसे इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाती है।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के बारे में, जो कि भारतीय बीमा विनियामक के विकास प्राधिकरण ने 2023 और 24 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता लॉन्च किया हुआ है, यानी कि जारी किया हुआ है। यह भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को फिर से DSSI के रूप में नामित करता है। और इसमें बड़े आकार वाली बीमा बाजार में अधिक महत्व वाली घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से अधिक जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं, और इनका संकट में आना या विफल होना देश की वित्तीय प्रणाली को गंभीर अव्यवस्था ला सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के बारे में कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। यह एक आर्थिक संकेतक है जो अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं द्वारा महसूस किए जाने वाले आशावाद और निराशावाद के स्तर को मापता है, और यह अर्थव्यवस्था की सेहत के संकेतक के रूप में कार्य करता है। और अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को उच्च विश्वास आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा अधिक खर्च से संबंधित है, और यह RBI द्वारा आयोजित द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जरिए मापा जाता है। इस सर्वेक्षण में 19 प्रमुख शहरों में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति, स्वयं की आय या व्यय पर वर्तमान धारणाएं और 1 वर्ष के आगे की अपेक्षाएं प्राप्त होती है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें 2 सूचकांक है, पहला तो वर्तमान स्थिति सूचकांक और दूसरा आता है इसमें एक तरीके से भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक आता है। अब आता है रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने RBI ने भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार मुद्रा बनाने के लिए 10 साल की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है, यानी कि भारतीय मुद्रा यानी रुपये की अंतर्राष्ट्रीय किया जा सकता है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में यह किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित 3 बुनियादी कार्यों को संपन्न करती है और उसे मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीयकरण माना जाता है, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करना या वस्तुओं की मुद्रा के मूल्य व्यक्त करना, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में कार्य करना, जिसमें मुद्रा को स्टोर ऑफ वैल्यू तब माना जाता है जब वह बिना मूल्य गंवाए इसका उपयोग बचत और पूंजी आवंटित करने के साधन होते हैं। वर्तमान में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखी जाने वाली विदेशी मुद्राएं आती हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापान येन, पाउंड स्टर्लिंग आता है। और 1970 के दशक में शुरुआत में कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ खाड़ी देशों जिसमें भारतीय रुपया लीगल टेंडर के रूप में चलन में थी, इसके अंतर्गत आता है। या किस आधार पर किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, जिससे कि आपका मजबूत आर्थिक स्थिति बुनियादी जैसे अर्थव्यवस्था का आकार, ट्रेड नेटवर्क होना, मजबूत पूंजी बाजार या तरलता की स्थिति, मुद्रा की स्थिरता और मुद्रा की परिवर्तन होती है। मुद्रा की इस अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ के बारे में कि यह विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है। यह घरेलू कंपनियां निर्यात या आयात के लिए देश की मुद्रा के लेनदेन या भुगतान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पहुंच तो होती है, लेकिन यह भारतीय कंपनियों या वित्तीय संस्थानों के विनिमय दर को जोखिम उठाए बिना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाती है। और यह अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, बचत घाटे के कुछ हिस्सों में वित्त पोषित करती है, पूंजी की आवाजाही को विनियमित करती है और विदेशी मुद्रा भंडार में बनाए रखने की आवश्यकता को कम करती है, इसके अंतर्गत आता है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो यह विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है, जो कि मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से शुरुआती चरण में विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डायलेमा के बारे में कि जब कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों का संतुलित रखते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए इनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, तो उसे उस स्थिति को ट्रिफिन डायलेमा कहा जाता है। बाह्य जोखिम से प्रभावित होने की आशंका, जिसमें देश के भीतर और बाहर तक तथा एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तनीयता एवं धन के प्रवाह की वजह से स्थानीय मुद्रा बाह्य घटनाओं के प्रभाव में आ सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, जो कि विश्व के वित्तीय बाजारों में साथ एकीकरण लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके के बारे में कि यह पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित होती है। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के संदर्भित होती है, जिसके अंतर्गत एक दक्ष निपटान तंत्र, तरलता, मुद्रा की उपलब्धता और मजबूत सीमा पार भुगतान प्रणाली के विकास की आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है, जिसमें मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा निपटान, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट का हिस्सा बनना इत्यादि होता है।
भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रीकरण की जो शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई पहल, जिसमें पहली आती है भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग, जो कि भारत के सिंगापुर के पे नाउ के साथ यूपीआई के इंटरलिंकेज की शुरुआत है। भारतीय रुपये के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई अन्य देशों के सभी सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास करता है। विशेष पोस्ट रुपया खाता, जो कि आरबीआई ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में एसबीआरए को खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये के व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है। श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामिक विदेशी मुद्रा बन गया है। द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, जो कि भारत के साथ जापान के साथ बीएसए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भुगतान संतुलन से जुड़ी किसी समस्या से निपटने के लिए बैकस्टॉप लाइन के 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है बेसल थर्ड या एंडीगम के बारे में। यह हाल ही में कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं के बेसल थर्ड एंडीगम का प्रस्ताव प्रभाव शीर्षक से 101 पत्र जारी किया। यह एक तरीके से बेसल थर्ड के एंडीगम का नाम दिया गया है। यह बेसल थर्ड बैंकों की विनिमय परिवीक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बैंकिंग परिवीक्षण पर बेसल समिति द्वारा तैयार उपायों का एक सेट होता है। और यह एंडीगम एक संभावित प्रभाव यह भी होता है कि यह ग्लोबली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी और इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता में सुधार करना और बैंकों की पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना और स्थिरता बनाए रखना होता है। बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले अलग अलग तरह के जोखिम हैं, जिसमें कि ऋण से संबंधित जोखिम, जो कि बैंक के ऋणी द्वारा बैंकों को ऋण के पैसे वापस नहीं करने, किसी अन्य पक्ष द्वारा ऋण से जुड़ी शर्तों के दायित्व को पूरा करने या विफल रहने से जुड़े संभावित जोखिम शामिल होंगे। बाजार से संबंधित जोखिम, जो कि बाजार में उतार चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम या कारोबार से संबंधित नुकसान होते हैं। ऑपरेशनल जोखिम, जो कि इसमें आंतरिक संचालन प्रणालियों के विफल होने तथा अपर्याप्त होने, मानव जनित त्रुटियों या प्रक्रियाओं की त्रुटियों या बाहर घटनाओं के नुकसान की संभावना शामिल है। यह तरलता से संबंधित जोखिम होता है, जो कि पुनर्भुगतान संबंधी देयताओं को पूर्ण रूप से समय पर पूरा नहीं करने से जुड़े जोखिम की वजह होती है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख जोखिम आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए बैंकिंग परिवीक्षण के लिए बेसल समिति, जो कि एक तरीके से बेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1974 में G20 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई है। इसमें 45 सदस्य हैं और इसमें देशों में केंद्रीय बैंक और बैंक पर्यवेक्षक इसके सदस्यों में शामिल है और आरबीआई इसका सदस्य है। इसकी स्थापना विश्व भर में बैंकिंग सिस्टम के परिवीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई और बैंकिंग सिस्टम को परिवीक्षण से जुड़े मामलों में अपने सदस्य देशों के बीच नियमित सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। और यह अपनी निगरानी संस्था, केंद्रीय बैंक या गवर्नर तथा परिवीक्षण प्रमुखों के समूह के रूप में रिपोर्ट जारी करता है और इसका कार्यान्वयन के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। बेसल मानदंड के बारे में, जो कि पूंजी की वह मात्रा होती निर्धारित करती है जो बैंकों को अपने व्यवसायों से जुड़े जोखिम, परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम से निपटने के लिए अपने पास सुरक्षित रखती है। और बैंकिंग जोखिम को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उधारी पर सर्वाधिक निर्भर भी यही क्षेत्र के ग्राहकों की जमा राशि को ही उधार देते हैं और ग्राहकों की जमा राशि भी बैंकों का उधारी होती है। यह अत्यधिक उधारी निर्भर क्षेत्रक अपने परिचालन और निवेश के वित्त पोषण के लिए बड़े पैमाने पर ऋण पर निर्भर करती है। बेसल फर्स्ट के मानदंड 1987 के अंतर्गत यह बेसल पूंजी की माप प्रणाली की शुरुआत है, जो ऋण जोखिम और परिसंपत्तियों के जोखिम भार को केंद्रित करती है। बेसल सेकंड, जो कि 2004 में, इसमें 3 महत्वपूर्ण न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाजार अनुशासन को पेश किया गया। और बेसल थर्ड मानदंड, जिसका उद्देश्य बैंकों के लिए मजबूत पूंजी आधार बनाना और ठोस तरलता तथा लीवरेज अनुपात में सुनिश्चित करना होता है। बेसल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की विशेषता तुलना देखी जाए तो इसमें आता है कि इसमें पिलर्स के मुख्य घटक में आता है कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का न्यूनतम अनुपात, जो बेसल फर्स्ट में 8% कम से कम होता है, बेसल सेकंड में 8% और बेसल थर्ड में 8% प्लस 2.5 पूंजी संरक्षण का बफर्स आता है। RWA की तुलना में टीयर्स फर्स्ट की पूंजी, जिसमें कम से कम 4% होती है, इसमें 4% और इसमें 6% होती है। तो इस तरीके से एक तुलनात्मक तौर पर देखा जाता है। अब भारत में बेसल मानदंड के लागू होने के बारे में कि आरबीआई ने 1998 की मौद्रिक नीति और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा के लिए भारत में बेसल फर्स्ट मानदंडों को अपनाया था, जिसके जरिए पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को 8% से बढ़ाकर 9% कर दिया। और 2007 में आरबीआई ने बेसल सेकंड को लागू करने के लिए अंतिम दिशा निर्देश की घोषणा की है। और बेसल मानदंडों की तुलना में आरबीआई ने निर्धारित मानदंड अधिक कठोर और विवेकपूर्ण आते हैं।
बेसल मानदंड से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जैसे कि टियर फर्स्ट पूंजी या कोर पूंजी, जिसे पेड अप शेयर कैपिटल या स्टॉक या डिस्क्लोजर रिजर्व कहा जाता है, यह पूंजी अधिक स्थायी होती है और यही कारण है कि इसमें नुकसान झेलने की क्षमता अधिक होती है। टियर सेकेंड पूंजी या पूरक पूंजी, जिसमें अन्य सभी तरह की पूंजी शामिल है जैसे कि आघोषित आरक्षित निधि, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि और सामान्य प्रावधान और लॉस रिजर्व आते हैं। जोखिम भारित परिसंपत्ति है, जो कि न्यूनतम पूंजी है जो बैंकों के पास उनकी उधार देने की क्षमता से जुड़े जोखिम से निपटने के लिए काम आती है। पूजा पर्याप्तता अनुपात या पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात, जो कि इस बात की माप है जो किसी बैंक के पास कितनी पूंजी उपलब्ध है, जिसे बैंक की जोखिम भारित क्रेडिट यानी कि ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया और इसका उद्देश्य होता है कि बैंक के समक्ष दिवालिया की स्थिति नहीं आए, इसलिए बैंकों के पास घाटे के निपटने के लिए एक निश्चित मात्रा एक पर्याप्त सुनिश्चित रखी जाती है। तरलता कवरेज अनुपात, जो कि एक तरीके से LCR, वास्तव में बैंकों की 30 दिनों की अवधि के लिए संभावित नकदी निकासी से निपटने के लिए न्यूनतम मात्रा में तरल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता है। लीवरेज अनुपात, जो कि एक वित्तीय मानक है, यह किसी बैंक की टियर फर्स्ट पूंजी और औसत कुल समीकरण परिसंपत्तियों का अनुपात होती है। और लीवरेज अनुपात यह बताती है कि किसी कंपनी द्वारा कितनी पूंजी ऋण के माध्यम से जुटाई गई है और कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को कितनी अच्छी तरह से निभा रही है। पूंजी संरक्षण बफर, जो कि बैंकों को अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूंजी संरक्षण बफर रखने की आवश्यकता है। काउंटर राइज साइकिलिंग बफर, जो कि एक ऐसा तंत्र होता है जो बैंकों को अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली के मंदी के दौरान घाटे में निपटने में मदद मिल सके, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 के बारे में, कि हाल ही में विकास के लिए वित्त पोषण पर अंतर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की गई। विकास के लिए वित्त पोषण के लिए गठित अंतर एजेंसी टास्क फोर्स, जो कि 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, UN प्रोग्राम और कार्यालय, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग इस पहल के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं और इस टास्क फोर्स का संचालन संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के 7 कार्य क्षेत्रों में फॉलो अप कार्यवाही हेतु किया जाता है। सतत विकास के लिए वित्त पोषण के बारे में, जो कि एक समझौता प्रतिबद्धताओं के पालन के समर्थन करने पर केंद्रित है, 2002 में मॉन्ट्री मैक्सिको में, 2008 में दोहा कतर में, 2015 में एडिस अबाबा इथियोपिया में और एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब आता है IMF ऋण के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बोर्ड ने मिस्र के लिए एक्सटेंडेड एंड फंड फैसिलिटी समीक्षा पूरी की है। कार्यकारी बोर्ड की स्वीकृति EFF की विशेषता को दिसंबर 2022 में मूल रूप से स्वीकृत $3 बिलियन से बढ़ाकर $8 बिलियन कर दिया है और यह सहायता तब की जाती है जब कोई देश अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम अवधि की भुगतान संतुलन की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा होता है और समाधान के कुछ समय लग सकता है। EFF विस्तारित अवधि में देश की संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों पर ध्यान देने का एक व्यापक समर्थन करता है, इसके अंतर्गत आता है। EFF विस्तारित अवधि में देश के संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों को ध्यान देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम समर्थन करता है और यह बाहरी वित्त पोषण की वास्तविक या संभावित आवश्यकताओं का सामना करने वाले सदस्य देशों के तहत सहायता पाने का पात्र होता है। और IMF की ओर से मिस्र की ओर में एक व्यापक नीतिगत पैकेज पेश किए गए हैं ताकि समष्टि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने, बफर्स को बहाल करने और समावेशी और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। IMF ऋण के बारे में, IMF आर्थिक संकट का सामना करने वाले देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बहाल करने वाली नीतियों को लागू कर सके। और विकास बैंकों के विपरीत IMF विशिष्ट परियोजनाओं को ऋण नहीं देता है, इसके अंतर्गत आता है। वित्तीय साधनों के प्रकार, जिसमें जनरल रिसोर्स अकाउंट होता है या GAR या जनरल रिसोर्स अकाउंट, जो कि जिसके जरिए कार्यान्वयन की अवधि के दौरान देश के भुगतान संतुलन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सदस्य देशों को गैर रियायती शर्तों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है और यह देशों के समान गैर रियायती शर्तों को ऋण प्रदान करता है, जिसमें धन मुख्य रूप से सदस्य देशों में से ही आता है और मुख्य रूप से IMF के पास फंड्स के रूप में रखे गए सदस्य कोटे का एक हिस्सा होता है। GRA द्वारा किए गए ऋण के विभिन्न प्रकार: स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन,
सोवरेनिटी एंड लिक्विडिटी लाइन और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंतर्गत आता है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के बारे में, जो कि रियायती वित्तीय ऋण सहायता प्रदान करती है और यह निम्न आय वाले विविधों की जरूरतों को अनुरूप होती है। रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल ट्रस्ट, जो कि जिसके तहत जलवायु परिवर्तन और महामारी का सामना करने के लिए तैयार की गई तैयारियों सहित दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करती है, इसके अंतर्गत आता है, जो कि रेजिलेंस एंड रिस्टेबिलिटी फैसिलिटी RST फंड का एक प्रकार होती है। मिलेट्स के बारे में, जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 का समापन समारोह इटली की राजधानी रोम में FAO में मुख्यालय में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 ने UN के 75वें सत्र के दौरान 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को घोषित किया और यह निर्णय भारत के प्रस्ताव में लिया गया और संयुक्त राष्ट्र में इसके 70 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। IYM 2023 का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक स्तर पर मिलेट्स की मांग में वृद्धि करना है तथा मिलेट्स के अनेक लाभों जैसे पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता, आर्थिक विकास इत्यादि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। मिलेट्स या श्री अन्न या मोटे अनाज के बारे में, मिलेट्स छोटे पौधे वाले वार्षिक रूप से गर्म मौसम में उगाए जाने वाले अनाज और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें होती हैं। साथ ही मानव द्वारा उगाई जाने वाले सबसे पुरानी खाद्य फसलों में से भी एक होती है। आकार के आधार पर इन्हें सामान्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें बड़े मिलेट्स जो होती है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, छोटे में आता है कुटकी, कंगनी, चीना, सवा, कोंदो इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में मिलेट्स के बारे में कि भारत दुनिया के मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और भारत के बाद नाइजर और चीन का स्थान है और भारत दुनिया में मिलेट्स का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक और भारत में कुल उत्पादन 16 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। यह कुल मिलेट्स उत्पादन में 83% से अधिक हिस्सा 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में उत्पादित होता है। भारत में उगाए गए मिलेट्स के प्रमुख नेट्स एवं श्री अन्न के बारे में, जिसमें आता है कि किंग ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। यह 250 से 300 मिलीमीटर होता है। यह गहरी, चिकनी, गहरी, रेगुर और जलोढ़ मृदा है। यह उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली खरीफ फसलों का एक फसल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चारे की फसल के रूप में किया जाता है। बाजरा, जिसे पर्ल मिलेट कहते हैं, यह कम अवधि की तैयार होने वाली फसल है। इसमें वर्षा आधारित संचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। 400 से 500 मिलीमीटर की वर्षा होती है। यह उचित जल निकासी दोमट मृदा वाली मृदा की प्रकार है। और रागी, जो कि एक फिंगर मिलेट है जो अधिकतर दक्षिण भारत में उगाई जाती है। इसमें कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी वर्षा 600 से 750 मिलीमीटर होती है और यह उचित जल निकासी दोमट मृदा होती है। मिलेट्स के महत्व के बारे में कि यह किसानों के लिए चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की तुलना में कम इनपुट लागत लागती है और यह पानी की भी कम खपत होती है। स्वास्थ्य के लिए यह ग्लूटेन मुक्त होती है और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसमें चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये पर्यावरण के लिए C4 श्रेणी की फसल होती है और तथा यह मिलेट्स के उपभोग को मुख्य धारा के समक्ष लाए जाने वाली चुनौतियां हैं कि यह एक अधिक प्रसंस्करण आवश्यकता है, खराब शेल्फ लाइफ, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे एवं अधिक उपज देने वाली किस्म के बीच उपलब्धता होती है। C4 और C3 के बनाम के बारे में कि C3 पादप प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके प्रारंभिक उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरेट बनाते हैं, जिनमें कार्बन 3 कार्बन परमाणु होते हैं। C4 पदार्थ, जो कि C4 कार्बन स्थिरीकरण मांग का उपयोग करते हैं और इससे होते हुए सबसे पहले CO2 मेसोफिक कोशिका में फॉस्फोएनिल पाइरोवेट से बंधन बनाता है, जैसे गन्ना और मक्का, और इसमें C3 में धान और गेहूं आता है। भारत में मिलेट्स को आगे उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल, जिसमें श्री अन्न पहल, जो कि इस योजना को 2023 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य मिलेट्स को लोकप्रिय बनाना और देश में इसकी खपत को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने 2022-23 से 2026-27 में मिलेट्स आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन को लागू किया और 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें मिलेट्स की ब्रांडिंग पोषण अनाज के रूप में की गई है। अन्य प्रयास के अंतर्गत देखा जाए तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण विकास अभियान में मिलेट्स के अभियान को शुरू किया। यह 2018 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट्स का एक उप मिशन शुरू किया गया। अब आता है भारत के इस्पात क्षेत्र के बारे में कि इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में संधारणीयता कायम करना और विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत में
इस्पात क्षेत्र की स्थिति के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा इस्पात के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्थान है और वह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। विश्व में लौह अयस्क में 5वां सबसे बड़ा भंडार भारत में इस्पात का निबल निर्यातक देश है। भारत कोकिंग कोल की मांग मुख्य रूप से आयात के जरिए पूरी की जाती है और भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है और भारतीय इस्पात क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति होती है। इस्पात या स्टील के प्रकार के बारे में स्पेशलिटी स्टील, जो कि एक स्टील का डाउन स्ट्रीम और या मूल्यवर्धित उत्पाद होता है। कोटेड या प्लेटेड स्टील है। हाई स्ट्रेंथ या बियर रेजिस्टेंस स्टील और स्पेशलिटी रेल मिश्र धातु स्टील आदि जैसी श्रेणियाँ होती हैं। ग्रीन स्टील, जो कि सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाला स्टील है और ग्रीन स्टील के उत्पादन में ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और इसमें जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रीन हाइड्रोजन निर्मित की जाती है। स्टेनलेस स्टील, जो कि मुख्य रूप से क्रोमियम के मिश्रण के चलते अत्यधिक जंग प्रतिरोधी स्टील होता है। मिश्र धातु स्टील, जो कि कठोरता, जंग प्रतिरोध, विभिन्न प्रकार के आकार देने आदि के लिए अलग अलग अनुपात में मिश्र धातु तत्व होते हैं। टूल स्टील, जो कि स्लाइसिंग एंड वेल्डिंग मशीनरी के लिए उपयोग बनाने के लिए विभिन्न मात्रा में टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम शामिल होते हैं। इस्पात स्टील के समक्ष विद्यमान मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में सस्ता आयात, जो कि चीन और वियतनाम में डंपिंग के कारण है। कच्चे माल की उपलब्धता, जो कि ऑस्ट्रेलिया व रूस के कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता है। प्रति व्यक्ति कम खपत, जो कि इस क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित होता है। बढ़ता उत्सर्जन, जो कि भारत में प्रति टन कच्चे इस्पात में होने वाला उत्सर्जन वैश्विक औसत से 25% अधिक है और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख प्रदूषक है। संधारणीयता संबंधी मुद्दे, जो कि डीकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजेक्शन और कार्बन कैप्चर से उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत किए गए उपाय में आता है राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, जो कि 2030-31 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 300 मीट्रिक टन, उत्पादन 255 मीट्रिक टन और प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत 158 किलोग्राम करने का लक्ष्य है। स्टील स्क्रैप रिसाइक्लिंग नीति, जो कि धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह भारत में स्पेशलिटी स्टील में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना है। इस्पात एवं इस्पात उत्पादक देश घरेलू या आयातित दोनों तरह के घटिया या दोषपूर्ण उत्पादों पर प्रतिबंध लगाती है। यह ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने, नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा संधारणीयता के मुद्दों से निपटने के लिए 14 टास्क फोर्स गठित किए गए। इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित मिशन में से एक हितधारक होते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्टील स्क्रैप के बारे में, जो कि एक डिस्कार्डेड स्टील होता है, जिसका उपयोग स्टील विनिर्माण के द्वितीय कच्चे माल के रूप में किया जाता है और इसके स्रोत में अपशिष्ट जीवन की समाप्ति पहुंच चुके वाहन, इमारतों में बचा इस्पात, अवसंरचना उपकरण आदि शामिल होता है। स्टील स्लैग, जो कि स्टील बनाने वाली भट्टियों के पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों को अलग करने के लिए उत्पन्न होने वाला एक उत्पाद होता है। पिग आयरन या कच्चा लोहा, जो कि लोहा अयस्क या इल्मेनाइट को गलाने से बनता है और इसका स्मेल्टिंग या प्रगलन धातुओं के निष्कर्षण का एक रूप होता है, जिसका उपयोग अयस्क से धातु बनाने के लिए किया जाता है। यह उच्च कार्बन मात्रा में इसे भंगुर बनाती है और इसके चलते इसका उपयोग भी सीमित हो जाता है, तो इससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं। अब आता है भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2023-24 में पहली बार भारत में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 1 बिलियन टन के पार कर लिया है। कोयला क्षेत्र में सुधार पहले ही उत्पादन बढ़ा है, जिसमें कोयला खदान अधिनियम 2015 में इस अधिनियम में निजी संस्थानों और वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदान की नीलामी की अनुमति है। खान और खनिज अधिनियम को संशोधित अधिनियम 2021 के तहत इसने लाइसेंस आवंटन और पारदर्शिता की दक्षता को बढ़ावा दिया है और यह PL-ML 2 चरणों पर एक रियायत है, जो कि एकल लाइसेंस या खनन कार्यों के साथ साथ पूर्वेक्षण कार्यों को करने के उद्देश्य से की जाती है और इसके अलावा कैप्टिक खदानों द्वारा कोयले के अंतिम रूप में उपयोग करने पर लगे प्रतिबंधों की छूट होती है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक, जो कि सभी बिक्री माध्यमों जैसे अधिसूचित मूल्यों, नीलामी मूल्यों, आयात मूल्यों में कोयले की कीमतों को दर्शाने का मुख्य सूचकांक है। यह FDI और तकनीकी उन्नत है, जो कि स्वचालित मार्ग के तहत कोयला खनन में 100% FDI की अनुमति से भारत में वैश्विक विशेषज्ञता या उन्नत प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करती है। यह NCDP में संशोधन, बंद, परित्यक्त, कंटिन्यूड खदानों से कोयले की पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिक्री की अनुमति के लिए नई कोयला वितरण नीति 2007 में इसे संशोधित किया गया।
अब आता है कि कोयले के बारे में एक डेटा बैंक को देख लेते हैं कि विश्व में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार भारत है और भारत कोयले में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत कोयले का दूसरे सबसे बड़ा आयातक है और भारत विद्युत उत्पादन में कोयले और लिग्नाइट की हिस्सेदारी 50.7% है, जो कि 2023 के अकॉर्डिंग है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इस 8 कोर उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कोर उद्योग कौन कौन से हैं। इनसे रिलेटेड आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कोर उद्योग आते हैं और इनकी भागीदारी किस में सर्वाधिक रहती है। तो संयुक्त आईसीआई ने फरवरी 2023 में सूचकांक की तुलना में फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की है। 8 कोर उद्योग सूचकांक में इसमें प्रत्येक प्रदर्शन को मापता है, जिसमें उर्वरक, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, बिजली, इस्पात, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद होते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों में भारत इन 8 उद्योगों का 40.27% है और कोर उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अब आता है बौद्धिक संपदा अधिकार नीतिगत प्रबंधन फ्रेमवर्क के बारे में कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हल्दीराम की सुविख्यात ट्रेडमार्क को व्यापार चिन्ह घोषित किया हुआ है। हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत खाद्य पदार्थ, रेस्तरां और भोजनालय श्रेणी में हल्दीराम के साथ साथ इसके लाल अंडाकार चिन्ह वाले ब्रांड को सुविख्यात चिन्ह घोषित किया है। एक सुविख्यात ट्रेडमार्क किसी उत्पाद या सेवा के लिए एक ऐसा प्रतीक होता है जो कि उत्पाद को खरीदने वाले या उस सेवा का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग पहचानते हैं। यह इतना प्रसिद्ध होता है कि इस ट्रेडमार्क का उपयोग किसी अन्य उत्पाद या सेवा के लिए किया जाता है तो लोग सोचेंगे कि दोनों ही उत्पाद या सेवाएं एक ही कंपनी से निर्मित है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार और नीतिगत फ्रेमवर्क प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रकार है, जिसमें आईपीआर में शामिल है पेटेंट जो कि पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत यह नवोन्मेषी आविष्कारक, प्राकृतिक और औद्योगिक उपयोग वाला है जो कि 20 वर्ष के लिए है। ट्रेडमार्क जो कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत है, जिसमें किसी व्यवसाय या व्यावसायिक उद्यम के लिए ब्रांड नेम, लोगों या डिजाइन की सुरक्षा प्रदान करते हैं। 10 वर्ष या इससे आगे या 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। डिजाइन जो कि डिजाइन अधिनियम 2000 है, जो कि नए या मूल डिजाइन है, जिसमें 10.5 वर्ष होते हैं और 10 और 5 मतलब कि टोटल 15 वर्ष होते हैं। कॉपीराइट जो कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, जिसमें रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक आदि होती हैं और इसमें लेखक आजीवन या 60 वर्ष तक होते हैं और इसमें निर्माता 60 वर्ष और कलाकार भी 50 वर्ष तक रहते हैं। और भौगोलिक संकेतक जो कि जीआई अधिनियम 1999 के अंतर्गत है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े होने के कारण अनूठी विशेषता है। यह 10 वर्षों तक के लिए होते हैं। ट्रेड सीक्रेट जो कि सामान्य कानून के तहत संरक्षित होते हैं, जो कि व्यावसायिक महत्व की गोपनीयता की जानकारी से संबंधित हो और जब तक गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है। अन्य महत्वपूर्ण विकास क्रम को देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के बारे में, जो कि व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रूप में नाम दिया गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम या सुरक्षा कार्यक्रम जो कि कई राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए सुरक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और यह CDP राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के केंद्रीय क्षेत्र का एक घटक होता है। CDP सुरक्षा का आशय एक एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए एक प्रणाली होती है और यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खाते से तुरंत सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है और इसके कार्य के लिए प्लेटफॉर्म NPCI में ई-रूपी वाउचर का उपयोग किया जाता है। अब आता है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में कि इसे आई-बस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में $200 मिलियन का निवेश किया है। यह केंद्र सरकार ने इसे 2015 में स्थापित किया है और इसे सॉवरेन लिंक्ड वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच के रूप में कार्य करता है। इसका संचालन 2 अलग और आकर्षक परिसंपत्ति श्रेणियों के रूप में किया जाता है और यह इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ इक्विटी और यह एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड में पंजीकृत है। इसकी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इसमें मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड आदि इसके अंतर्गत आता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में, जिसे फिक्की ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया है। फिक्की जो है एक तरीके से गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है। भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने उद्देश्यों सदस्यों को सेवा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी भूमिका उद्योग जगत के विचारों, चिंताओं को प्रस्तुत करना है और नीतियों को प्रभावित करता है। और 2011 में फिक्की ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली तस्करी और जालसाजी समेत गतिविधियों के खिलाफ समिति के फोरम को स्थापना की हुई थी, तो इसके अंतर्गत आता है।
यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आपका 4th टॉपिक आता है पर्यावरण, जिसको नेक्स्ट क्लास में तब कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।